नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आप जानना चाहते हैं कि पिछले वर्ष किस तरह के प्रश्न आए थे? चलें, आज हम अपने वीडियो में ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्नों के पैटर्न का पता लग जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनसे श्वास वायु अधिक निकलती है। श्वास वायु अधिक निकलती है। जब हम मुख से इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से श्वास वायु अधिक निकलती है। तो ऐसे शब्द, जो ऐसे वर्ण हैं, वो कौन से हैं? श, श और सा और हा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। आइए, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो ध्यान दीजिए, पहले हिंदी वर्णमाला में जो थे वो 52 वर्ड थे, लेकिन अब हिंदी वर्णमाला में हो गए हैं आपके 53 वर्ण। जो एक रा वर्ड है, रा, ये भी आपका हिंदी वर्णमाला में ऐड हो गया है। तो इसको मिला करके हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, इसके रचनाकार कौन हैं। तो ध्यान दीजिए, इस पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी। कौन है? बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, एक प्रश्न आप ये याद रखिए कि जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी हैं। यहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया है कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो ध्यान दीजिए, इसका जो प्रकाशन है वो मिर्ज़ापुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है। ठीक है ना। और इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना, इसमें से कौन सी आदिकाल की रचना है? ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। रचनाओं की पूरी वीडियो YouTube पर आपको पढ़ा करके अपलोड कर दी गई है। आप जा कर के YouTube चैनल पर सभी रचना और रचनाकारों की वीडियो को देख सकते हैं। आपको उसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। लाइक ज़रूर करिए और हमें बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना जो है वो यहाँ पर क्या है? खुमार रासो। क्या है? खुमार रासो। आदिकाल की रचना खुमार रासो है। ध्यान दीजिए, खुमार रासो के रचयिता जो हैं वो कौन है? दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। ठीक है ना। इसी के साथ आपको बता दूं, आदिकाल की और भी अन्य रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं जैसे वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, संदेश रासक। कौन कौन सी हैं? वीसल देव रासो, ठीक है, पृथ्वी राज रासो, परमाल रासो, ठीक है, संदेश रासक, संदेश रासक। ठीक है, ये आदिकाल की रचनाएं हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? क्या मांस रहित भोजन को हम निरामिष कहते हैं? या मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, या मृत्यु का इच्छुक? देखो, मृत्यु का इच्छुक को निरामिष नहीं कहते, रात्रि में विचरण करने वाला नहीं, मोक्ष का इच्छुक नहीं। ध्यान दीजिए, निरामिष का आशय है क्या होता है? इसका मतलब होता है मांस रहित। क्या होता है? मांस रहित। ठीक है, मांस रहित भोजन से है। जबकि रात्रि में अगर विचरण कर रहे हैं तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा यहाँ पर? निशिचर।
सुना होगा ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में निश्चर, ठीक है। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो निरामिष का अर्थ होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, मांस रहित भोजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछी गई है कि ये जो रचना है वो किस वर्ष रची है और किसके द्वारा, ये आपको पता है। इसमें प्रश्न पढ़ते हैं, आइए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह इनकी जो वीडियो है ये आपकी करंट अफेयर से और जो स्टैटिक जीके है उससे पूछी जाती हैं। 1 जून से आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रही है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। और 1 जून से करंट अफेयर्स में अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा और वही टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है। तो चलिए अपने प्रश्न पर ध्यान देते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं क्या है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1972 में प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर बात की जाए किसको मिला था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार, तो ये जो मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम बार सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो ध्यान दीजिए ये उन्हें मिला था 1968 में, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, किस कृति के लिए मिला था, किस रचना के लिए मिला था, तो यहाँ पर जो रचना होगी सुमित्रा नंदन पंत की वो है चिदम्बरा। क्या है, चिदम्बरा जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्रदान किया गया था। प्रश्न में हमसे उर्वशी यानी कि उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया ये पूछा गया है। इसका उत्तर 1972 जाएगा, ठीक है। इसके साथ में मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि एक कृति है यामा कृति किसकी है, ये कृति है महादेवी वर्मा की। किसकी, महादेवी वर्मा की है, ठीक है। महादेवी वर्मा को भी यामा कृति के लिए जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था, 1982 में। कब प्रदान किया गया था, 1982 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दे रहे हैं कि शहर शब्द है, शहर जो है वो कैसा शब्द है, क्या तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या आगत शब्द है। तो यहाँ पर शहर नहीं होगा, यहाँ पर होगा शहद। क्या होगा, शहद। शहद जो है वो आपको कैसा शब्द होगा, यहाँ पर आगत शब्द होगा। देखिए जो कि तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। अब संस्कृत के शुद्ध शब्दों को हम क्या कहते हैं, देखिए संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शुद्ध शब्दों को उनको हम कहते हैं तत्सम। ये बात आपको पता है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि उनको हम तत्सम बोलते हैं, ठीक है। उनसे उत्पन्न या विकसित शब्दों को, अब तत्सम शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। देशज वे शब्द हैं जो देश में ही बोले जाते हैं परंतु उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जैसे लोटा, पगड़ी, लट्ठी, डंडा, ठीक है, इनका हमें पता नहीं चलता है। विदेशी भाषाओं से आए और उनका प्रयोग हिंदी में किया गया, जैसे देखिए विदेशी भाषाओं से शब्द आए हैं, अरबी भाषा के शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, ऐसे शब्द, ठीक है। तो ये सारे आपके आगत शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, आगत, यानी कि जो बाहर से आए हुए हैं और उनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करके बोलते हैं, तो वो सारे शब्द आगत होते हैं। तो जो शहद शब्द है वो क्या होगा, आगत शब्द होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुकुंद किसका पर्याय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुकुंद का पर्याय जो है वो क्या है? मुकुंद जो है वो विष्णु, भगवान विष्णु का पर्याय है। और भी इनके पर्यायवाची हैं, आपको जैसे मैं बता दूं क्या क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। पुंडरीकाक्ष होता नहीं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष, है ना। तो यहाँ पुंडरीकाक्ष किसको बोला गया है? भगवान विष्णु को। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखिए, भगवान विष्णु का जो पर्याय है वो है जनार्दन। ठीक। तीसरा यहाँ पर चक्रपाणी, चक्र को जो धारण कर रहा है वो कौन है? भगवान विष्णु, चक्रपाणी। उपेंद्र, ठीक है, उपेंद्र। ठीक। चतुर्भुज, चार भुजाएं, चतुर्भुज। ठीक है। गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज। ठीक। तो विष्णु के जो पर्यायवाची हुए, मुकुंद हुए, चतुर्भुज हुआ, पुंडरीकाक्ष हुआ, जनार्दन हुआ, चक्रपाणी हुआ, उपेंद्र हुआ और गरुड़ ध्वज हुआ। तो ये सारे पर्याय किसके हुए? विष्णु के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हमसे पंक्ति के रचनाकार पूछे गए हैं और ये आपसे रचनाकार जो हैं वो पंक्तियों के परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए। पंक्ति पढ़ते हैं पहले, क्या है और किसकी है। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। कह रहे हैं कि इस पंक्ति में, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, किसने लिखी है। तो पहले देखिए, यह पंक्ति जो है वो निर्गुण ब्रह्म उपासक की है। निर्गुण ब्रह्म उपासक क्या है यहाँ पर? ये निर्गुण ब्रह्म उपासक, निर्गुण ब्रह्म उपासक। अब निर्गुण ब्रह्म उपासक के कवि हैं एक, ठीक है। इसमें धर्म आडंबर के विरोध में बताया गया है। समाज सुधारक एक कवि थे जिनका नाम क्या है? कबीरदास, उनकी ये पंक्ति है। ठीक है। किनकी पंक्ति है? कबीरदास, और जो कि निर्गुण ब्रह्मधारा के कवि थे या निर्गुण ब्रह्मधारा के उपासक थे। ठीक है। धर्म के आडंबर के विरोध में ये पंक्ति बोली गई है और इस पंक्ति के रचनाकार जो है वो कबीरदास हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यहाँ पर वो प्रश्न यहाँ पर आपको लिखा ही नहीं उन्होंने। हाँ, यहाँ पर भी एक पंक्ति है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। सबसे पहले आप बताइए इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अलंकार की वीडियो भी आपकी टीचर्स पाठशाला यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। उन वीडियोस को देखने के बाद में आप एक भी अलंकार गलत नहीं कर सकते हैं, आपको इजीली अलंकार समझ में आ जाएगा। अलंकार के नोट्स और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। फिलहाल इस पंक्ति में जो है वो श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी शब्द है उसमें एक से ज़्यादा अर्थ चिपके हुए हैं, एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं। श्लेष अलंकार की पहचान होती है, कोई शब्द अगर एक बार आया हो और उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब ये क्या है? दोहा है, सोरठा है, रोला है, चौपाई है, क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये दोहा है। क्या है ये? दोहा है। ठीक है। दोहा वगैरह आपने पढ़े होंगे, आप पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो लोक उजागर, पढ़ते हो। उसमें ये सब क्या है? ये सारे के सारे वहाँ पर दोहे हैं। ठीक है। और 40 वहाँ पर वैसी क्या हो जाती हैं? चौपाइयाँ हो जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किनको कहा जाता है? भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर,
पंक्ति पूछी गई है, माला तो कर में फिरे, कह रहे माला तो हाथ में फिरती है, जीभ फिरे मुख माही, और जो जीभ होती है मनुष्य की वो मुख के अंदर ही रहती है। मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, मन तो चारों तरफ फिरता है, ये सुमिरत नाही, ये मन स्थिर नहीं रह सकता। पूछ रहे हैं कि ये पंक्ति किस कवि की है, तो ध्यान दीजिए, निर्गुण ब्रह्मधारा के कवि जिनका नाम है कबीरदास, उनकी पंक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यहाँ पर ये आपका जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर चला जाएगा चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। शुक्ल जी के और भी निबंध हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मित्रता, ठीक है, मित्रता, क्रोध, ठीक है, ये निबंध जो है वो शुक्ल जी ने लिखा है। श्रद्धा, श्रद्धा और भक्ति पूरा है, श्रद्धा और भक्ति, ठीक है ना। ये आपके जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध हैं, ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित वर्णों में से सघोष है। देखिए सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ये जो टॉपिक्स हैं इन पर एक वीडियो आपको बना करके पढ़ा दिया जाएगा अच्छे से, जिससे आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज़, सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण से आपकी परीक्षा में 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो यूपी कांस्टेबल में आते हैं। किस में आते हैं? यूपी कांस्टेबल में, ठीक है, यूपी कांस्टेबल परीक्षा में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित वर्णों में से सघोष वर्ण है। आप जानते हैं हम सघोष अघोष वर्ण पहचानते कैसे हैं? देखिए कुछ नहीं, एक छोटी सी ट्रिक है बस। वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो सघोष होता है, ठीक है। देख लेते हैं, का खा पहला है अघोष होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चा पहला आ गया इसमें, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। शा और ठा, टा ठा, ठा दूसरे नंबर का है तो अघोष में आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ या और रा दे रहे हैं, या और रा। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए अघोष में हम ऊष्म व्यंजन को भी, ऊष्म व्यंजन को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन जो हमारे होते हैं वो अघोष होते हैं, ठीक। और जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके सघोष होते हैं, ठीक है। तो या और रा जो है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसी कारण इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, या और रा, यानी कि आपका ये कौन से होंगे? सघोष व्यंजन होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में हिंदी में अल्पप्राण और महाप्राण का जोड़ा नहीं है। पूछ रहे नहीं है, अल्पप्राण और महाप्राण का जोड़ा नहीं पूछा गया है हमसे, और दिया गया है का खा, काया, जा, झा और टाठा, ठीक है। इसमें से कौन सा अल्प प्राण का जोड़ा नहीं है? बहुत ध्यान दीजिए, अल्प प्राण और महाप्राण में भी। तो देखिए अल्प प्राण जो होता है वो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। इसी के साथ में जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा जोड़ा फाइंड करना है जो ना तो अल्प प्राण ही है ना महाप्राण ही है। चलें देखते हैं। देखिए का पहले आ रहा है, ठीक, तो का तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। खा यहाँ पर दूसरे पे आ रहा है तो ये हमारा महाप्राण हो गया, तो ये तो जोड़ा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। इसके बाद में का और या, का तो हमारा यहाँ पर वो हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, और या हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पर ना अल्प प्राण होगा या
महाप्राण होगा। ठीक है, या जो है ये भी हमारा किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। अगला देखिए तीसरा विकल्प चेक करते हैं। जा किस नंबर पे आएगा हमारा यहाँ पर, तीसरे नंबर पर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। झा किस नंबर पर आएगा हमारा यहाँ पर, चौथे नंबर पर, तो ये क्या हो जाएगा, महाप्राण। ये भी अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा है। टा टमाटर पहले नंबर पर अल्प प्राण, ठा ठटेरा दूसरे नंबर पर महाप्राण, तो ये भी अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा है। लेकिन का और या अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर जाएगा वो का और या जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है अलंकार से संबंधित प्रश्न। चलिए, मानो चांद धरती पर उतर आया हो, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। देखिए अलंकार की ट्रिक के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसके साथ में ही आपको अलंकार अगर पूरा पढ़ना है तो वीडियो ट्रिक के साथ में अपलोड है, आप वहाँ से देख करके पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, अब सीधा यहाँ समझ में आ रहा है कि मानो यानी कि मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ऐसे शब्द आपको कहीं भी दिख जाएं, आंख बंद करके उस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिए, बिल्कुल सही होगा आपका। मानो चांद धरती पर उतर आया, मनु मुख मनु लसे मयंक। ठीक है, तो इन ऐसी पंक्तियों में हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो रस से लिया गया है। उफनती नदियां चली कुंद खोल कर केस, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उफनती नदियां, पंक्ति को पढ़ते समय कैसा भाव आ रहा है। रस को पहचानने का एक ही तरीका है, आप जब पंक्तियों को पढ़ते हैं तो आपके मन में भाव कैसे उत्पन्न होते हैं। क्रोध आ रहा है आपको, डर लग रहा है उस पंक्ति को पढ़ते समय, हंसी आ रही है आपको उस पंक्ति के समय, बहुत शांति महसूस हो रही है, किस तरीके के भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं। रस क्या होता है, हंसी, गुस्सा, क्रोध, शांति, निर्वेद, ये सब क्या होते हैं, यही तो रस होते हैं। इन्हीं को तो पहचानना होता है। जैसा भाव वैसा रस, जैसा मन में क्रिएशंस होगी वैसा ही उस बात में या उस पंक्ति में, उस लाइन में, उस वाक्य में रस होगा। भाई इस पंक्ति को तो पढ़कर मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल भय कि उफनती नदियाँ उफन रही हैं, बाढ़ आने को है, चारों तरफ हाहाकार सा मचा हुआ है, तो यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुहावरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना नहीं, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छुपाना। गलत, अपराधी का शंकाग्रस्त हो जाना ऑप्शन नंबर 2 मुहावरे का बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। अगले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको अपडेट हो जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम अपना यहाँ पर देखते हैं क्या है। चलिए, व्याकरण की दृष्टि से हमसे एक शब्द के बारे में पूछा है कि किस संवर्ग में ये आता है। बुद्धिहीन कह रहे हैं। बुद्धिहीन क्या संज्ञा है? नहीं, संज्ञा तो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम मैं, तुम, वे, आप, ये, उन्हें, ये ऐसे शब्द हमारे क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। क्रिया चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, अकर्मक और सकर्मक शब्द जो होते हैं उनमें क्रियाएं आ जाती हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया पढ़ी हैं, वो सब आपका क्रिया में आ जाएगा। एक्शन वर्ड हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड से आपकी क्रियाएं हो जाती हैं। चलो वो तो वैसा हो गया। अब यहाँ विशेषण की बात हो रही है। तुम बहुत बुद्धिहीन हो, तुम रोज़ पढ़ाई नहीं करते हो। वह बुद्धिहीन है किंतु काम सही करता है, कभी कभी उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वह बुद्धिहीन है,
बुद्धिहीन यानी कि विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताएगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बता रहे हैं वही तो होते हैं विशेषण, वही तो होते हैं विशेषण। तो ये बुद्धिहीन शब्द क्या है? विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, कारक को पहचानने के लिए यहाँ पर हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं। छत से ईंट गिरी यानी कि अगर कोई वस्तु किसी स्थान से अलग हो रही है, अपना स्थान छोड़ रही है, दूसरे स्थान पर जा रही है, या अपने स्थान से अलग हो रही है, हट रही है, वहाँ पर हमेशा ध्यान रखो अपादान कारक होगा। ठीक, कारक की वीडियो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी, बना करके आपको पढ़ा दिया जाएगा पूरा डिटेल के साथ में, जिससे आपके परीक्षा में कारक से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, लाइक ज़रूर करिए। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, चरा चरम, चरा चरम में कौन सा समास है? देखिए, जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए समझ लीजिए वहाँ द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न खत्म होते हैं यहाँ पर। अगले प्रैक्टिस सेट में समास के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो भी ट्रिक के साथ में। ठीक है, आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा और पुलिस भर्ती परीक्षा में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे रस के प्रश्न। ठीक है ना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में समास की खास वीडियो के साथ।